शुभ स्वागतम। प्रशासन अकादमी के सभागार में आयोजित होने वाले एमिनेंट स्पीकर्स की श्रृंखला में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे लिए बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि एक बार फिर से एमिनेंट स्पीकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी आदरणीय स्नेहलता श्रीवास्तव जी। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अकादमी का हमेशा से प्रयास रहा है कि नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाए जिनके माध्यम से आपके कार्यक्षेत्र को और भी उन्नति प्रगति का अवसर मिले और आप और भी ऊर्जावान होकर अपने कार्य को बेहतर ढंग से संपादित कर सकें। इसी श्रृंखला में हमने एमिनेंट स्पीकर का ये कार्यक्रम शुभारंभ किया है और लगातार इस सिलसिले में कई बड़ी विभूतियों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। स्नेहलता मैडम पहले भी इसमें प्रतिभागिता कर चुकी हैं। हम एक बार फिर से उनका अकादमी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय श्री रामबाबू धाकड़ सर हमारे बीच उपस्थित हैं कि वे इससे पहले कि हम स्वागत करें, मैं अकादमी संकल्प गाने के लिए पहले निवेदन करता हूं कि सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भक्ति मुक्ति सौंदर्य शौर्य की धरती मध्य प्रदेश है। मिला देश सेवा का अवसर ये सौभाग्य विशेष है। ये अपना मध्य प्रदेश है, ये अपना मध्य प्रदेश है। लोक प्रशासन की यह शाला मध्य प्रदेश अकादमी हमें सिखाती कर्म केंद्र में हो समाज और आदमी। सेवा में नेतृत्व प्रशासन समझ भावना से युत हो। हम जन से है लक्ष्य हमारा, जन का हित जन का सुख हो। नवाचार नव ज्ञान और तकनीक हमारे साधन हो विकास संकल्प प्रकृति श्रम निष्ठा के संसाधन हो। वेतन भोगी नहीं समर्पित सेवक और सिपाही हम। संवेदन से युक्त प्रगति के मंत्र दिन के साथी हम। निर्भय हो निस्वार्थ निरामय ऐसा तंत्र बनाएंगे। पारदर्शिता से सुदूर तक लोक लाभ पहुंचाएंगे। देशभक्ति ईमान धर्म नैतिकता को अपनाएंगे। राज्यपाल पर हम विकास का उज्जवल तिलक लगाएंगे। ये अपनी प्रशासन अकादमी, ये अपनी प्रशासन अकादमी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन अकादमी के उद्देश्य और मूल्य को समाहित किए हुए ये अकादमी का संकल्प गान वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव की कलम से निकला है और इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे वरिष्ठ संकाय सदस्य आदरणीय श्री रामबाबू धाकड़ सर से निवेदन करते हैं कि आज के हमारे एमिनेंट स्पीकर स्नेहलता मैडम का पौधा भेंट कर अंगवस्त्र के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। अंगवस्त्र, पौधा और गोंडी पेंटिंग के माध्यम से हम स्नेहलता मैडम का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को स्नेहलता मैडम को सौंपें, संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं। श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव is an IAS officer of Madhya Pradesh cadre of 1982 batch. She has worked on various positions in government of MP and on deputation to government of India in her 35 years of government service. She held positions in addition to field postings as SDM, additional collector and DM in districts and in personnel and finance mainly. She has managed Indian Police Service cadre of MP State, Indian Income Tax Service at Government of India and Supreme Court High Court Judges Establishment.
Personal matters include vigilance, departmental inquiries, and complaints redressing. She held the position of Chief Vigilance Officer in Railways Public Sector Undertaking Rights in Delhi. She worked as Director Budget in the state and as Joint Secretary DEA, Additional Secretary Department of Financial Service, where she dealt with multilateral banks like ADB, World Bank, etc., and public sector banks, insurance companies, and pension funds. She was on the board of LIC, IDBI, and NABARD. She retired as Secretary, Government of India, Justice, and dealt with higher judiciary. She made a history when she got selected as first woman Secretary General of House of People, where she has contributed in managing the House and its Secretariat, encouraging digitization and environment-friendly initiatives. She is on various boards of companies and chairperson of MP Urban Homeless Committee constituted as per the Supreme Court order in the states. She has travelled a number of countries in official capacity and well versed with diplomatic issues. She has done number of loan negotiations for the country with ADB and WB. हम एक बार फिर से तालियों के साथ स्वागत करेंगे स्नेहलता मैडम का। और आज जिस विषय पर वो अपना व्याख्यान यहाँ पर देंगी वो है रोल ऑफ ऑफिशियल्स इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। तो सादर आमंत्रित हैं स्नेहलता मैडम। इसको फुल कर दो। Thank you for the introduction and for very kind words. And आप सभी को सुबह का नमस्कार। आप लोग किस हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे आई सपोज, बिकॉज मध्य प्रदेश में मिक्स करके बोलूँगी, तो आपको अगर कहीं समझ नहीं आए तो बता दीजिए, बट ऐसा कुछ क्लिष्ट हिंदी में नहीं बोलूँगी। जो हिंदी बोल रही हो वो भी क्लिष्ट बोल रहे हैं। तो मुझे जो सब्जेक्ट दिया था वो रोल ऑफ द ऑफिशियल्स इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर था। मैंने उसमें स्टेट लेजिस्लेचर इसलिए ऐड किया क्योंकि मैंने देखा कि आप लोग स्टेट MP PSC से सिलेक्टेड हैं और स्टेट ऑफिशियल्स रहेंगे, तो आपका ज़्यादा जो नाता रहेगा वो विधानसभा जो कि स्टेट लेजिस्लेचर है उससे होगा। तो आप लोगों का जो बैकग्राउंड अभी तक है कि ये पहला ट्रेनिंग है आपका, बेसिक ट्रेनिंग है। इसके पहले आप कहीं टूर करके आए हैं, कहीं कोई और ट्रेनिंग लिया है? एक कोई बताएं। हाँ, अटैच हो करके। अच्छा, वो और कितने महीने हो गए आपका ट्रेनिंग का? 5 मंथ्स हो गए। अच्छा, और ये एकेडमी में ट्रेनिंग है आपका, ये कितने समय की होगी? 26 जून तक है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी? अच्छा, उसके बाद की है। बट यू आर फ्रेश रिक्रूटीज बेसिकली, नो? फ्रेश ऑफिसर्स, ठीक है, थैंक यू। तो इसमें मैंने इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीजर किया है। पर मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट के जो प्रोसीजर हैं, पार्लियामेंट में 2 हैं जैसा आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो लोकसभा राज्यसभा के नियम काफ़ी सारे समान हैं, और उसी तरह जो हमने देखा विधानसभाओं के, ना केवल मध्य प्रदेश, कहीं भी हम लोग गए, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, वहाँ पर विधानसभा के जो नियम बने हैं वो मतलब उनका जो बेस है वो लोकसभा के जो नियम हैं उसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो काफ़ी समानता है।
मेरे ख्याल से 95% तो समानता होगी। 5% अगर किसी पर्टिकुलर विधानसभा में कुछ विशेष है तो वहाँ पे उसमें नियम में कुछ चेंज हो सकता है, बट ज़्यादातर समानता है। तो जब मैं पार्लियामेंट की बात करती हूँ या पार्लियामेंट प्रोसीजर की बात करती हूँ तो ज़्यादातर वो समान है। तो जैसे कि अभी नेक्स्ट, तो जो हमारी संसद है और जो विधानसभा है, वैसे तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, पर जो मुख्य काम होता है जिसके लिए कि ये बनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है कि कानून बनाना। जब तक कि संसद या विधानसभा से कोई कानून पास नहीं होता है तब तक, या बिल पास नहीं होता तब तक वो कानून नहीं बन सकता इस देश में। तो जो मेजर है वो है लॉ बनाना, और दूसरा मेजर जो काम होता है लोकसभा विधानसभा का, वो होता है बजट पास करने का। बिना उनके ऑथराइजेशन के कोई हम अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। उसमें हमें बताना पड़ता है कि कौन से मद में कौन सा कितना खर्च होगा साल में, उसके रिवाइज एस्टिमेट होते हैं। उसमें कोई आपको ज़रूरत पड़ जाए तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री होती है, सेकंड सप्लीमेंट्री होती है और थर्ड सप्लीमेंट्री भी होती है। अगर चुनाव बीच में आ रहे हैं तो वोट ऑन अकाउंट होता है, जैसा आप लोगों को पता होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप सर्विस में अपनी अपनी सीट पे बैठ के काम करेंगे अपने पोजीशन में, तो आपको कई बार ये स्थिति सामने आएगी कि आप किसी ज़रूरी चीज़ में खर्च करना चाहते हैं और आपका स्टाफ आपको कहेगा नहीं साहब, बजट में इस मद में कोई पैसा नहीं है और आप इसमें नहीं खर्च कर सकते हैं। तो क्योंकि हर एक के लिए जो मद है वो तय है। उसमें मेजर हेड होते हैं, जैसा आप लोगों को शायद बताया गया होगा अकाउंटिंग में कि मेजर हेड होता है, फिर माइनर हेड होता है, फिर हेड्स होते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंडिचर है तो वो माइनर हेड में है, तो माइनर हेड में फिर कार्यालय पे कितना खर्च होगा, तो गाड़ियों पे कितना खर्च होगा, तो पेट्रोल पे कितना खर्च होगा, वो सब चीज़ें लिस्टेड होती हैं। तो बजट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज़ फार एज़ हमारा पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है। और आप लोगों के सक्सेसफुल काम करने के पीछे जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जिन्हें नियम कायदे पता हैं, फॉलो करें ना कर पाएँ वो एक अलग चीज़ है, पर पता होना उसके बारे में, और बजट स्पेशली बजट के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप केवल अपने स्टाफ पे डिपेंडेंट होकर के यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ तो सकते हैं अपनी पोजीशन की वजह से, पर बहुत दूर तक नहीं। मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंस, आप जब काम करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो उसके लिए तो दूसरा काम ये होता है। तीसरा काम जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखना। एग्जीक्यूटिव ऑटोक्रेसी से काम ना कर पाएँ तो उनके जितने भी काम हैं उन सब का परीक्षण और उनका क्वेश्चन पूछना उनके बारे में, काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में कई मैकेनिज़्म बने हुए हैं। और यदि पार्लियामेंट और हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, अगर वो समझते हैं पूरा जो नॉलेज उसके बारे में, तो वो किसी भी विभाग का पूरा सुपरवाइज़ कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम चल रही है, कौन सी स्कीम में कितना खर्च हो रहा है, कौन सी स्कीम पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है नहीं है। और आपको तैयारी करके जानी पड़ती है और जाना पड़ता है, और संसद में और विधानसभा में कोई भी गलत जानकारी आपको प्रिविलेज
केस का भागी बना सकती है। और प्रिविलेज नोटिस यदि किसी अधिकारी को मिल जाता है तो ये मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा कम होता है क्योंकि हम लोग अपनी रिकॉर्ड के बेसिस पे सही जानकारी ही देते हैं। तो उसके अंदर प्रिविलेज नोटिस में वन कैन बी अरेस्टेड ऑल्सो। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपके सामने कोई फाइल आती है जिसमें कहा जाए कि हम लोकसभा में जानकारी भेज रहे हैं या विधानसभा में भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए उसको अच्छे से, और उसको देखने के बाद ही सही जानकारी भेजें तो अच्छा है। पार्लियामेंट के जो प्रोसीजर्स है वो हम लोग के यहाँ लोकसभा में स्पेशली जो मैंने किया है वो काफ़ी चीज़ों से गवर्न होते हैं। सबसे बड़ा तो संविधान है। संविधान में कहा गया है कि भाई प्रेसिडेंट होंगे और 2 हाउस होंगे, हाउस ऑफ पीपल होंगे, और स्टेट राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी। तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कई बार यदि आप उसे बदलना भी चाहें तो आप उसको आसानी से बदल नहीं सकते क्योंकि दैट रिक्वायर्स अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी भी एक एक्ट के तहत उनको दी जाती है। तो अगर उसमें आपको कोई चेंज चाहते हैं तो एक्ट में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो हर चीज़ में प्रोसीजर लंबा है और बहुत आसानी से मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे उदाहरण के लिए जब कोविड हुआ था तो ये तय हुआ कि जो एमपीज़ हैं उनको 1 महीने की सैलरी कम कर दी जाए। तो उसके लिए बताया गया। तो जब फ़ोन आता है तब तो कोई देखता नहीं नियम कायदा, तो वो बोलेंगे कि कम करना है। तो जब उसको देखा तो पता चला कि एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, तब जा कर के उसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं। बेसिकली दे आर जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट से काफ़ी सिक्योर मानी जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर है कि आप उनको बिना इंक्वायरी के निकाल नहीं सकते। उसी तरह से जो एमपी एमएलएस हमारे हैं उनके लिए भी काफ़ी सेफ गार्ड्स रखे गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर दी वंस जो कि कानून बना रहे हैं। और उनको जैसे जुडिशरी है, जुडिशरी इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड। उसी तरह से ये जो हमारे विंग्स हैं वो सभी प्रोटेक्टेड हैं, और कुछ ज़्यादा हैं, कुछ उतने ज़्यादा नहीं हैं। बट इवन एग्जीक्यूटिव में बिना इंक्वायरी के, बिना शो कॉज नोटिस के आप किसी के साथ कोई इंक्वायरी या कुछ एडवर्स एक्शन नहीं ले सकते हैं। और लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के और विधानसभाओं के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। तो हर चीज़ डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर भी है। प्रेसिडेंट बहुत काम करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था तब लोकसभा में ये कार्रवाई की गई थी, विधानसभा में ये कार्रवाई की गई थी, तो उसको फॉलो करते हैं। और वो जो भी नियम से काम होता है उसकी भी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड रखा जाता है। रिटन में रिकॉर्ड है, डिजिटल रिकॉर्ड है। और मतलब कोई भी बात जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं उनको लगता है कि हाँ चीज़ निकल गई, ऐसा नहीं है। जो भी होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। शाम को जब प्रोसीडिंग बनती है तो वर्बेटिम होती है वो। वहाँ पे आपने देखा होगा जब स्पीकर बैठते हैं उनके सामने एक टेबल होती है जिसमें ऑफिशियल्स बैठते हैं, और वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए लोग आते जाते रहते हैं। तो वो बैठे रहते हैं, वो वर्बेटिम वो भी रिकॉर्ड करते हैं, और जो आपका डिजिटल जैसे कि रिकॉर्डिंग है वो भी होती रहती है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि छूट जाए। शाम को वो पुटअप होती है स्पीकर को, और वो अप्रूव होती है। अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो कि नियम से हटके हो गई है, तो उसको अगर वो बोल दी गई है वहाँ पे, तो उसके बाद उसको आप हटा नहीं सकते। आप उसको करेक्ट करा सकते हैं अगले दिन। जैसे कि एक
कानून था जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद लोकसभा में आया। तो जो मंत्री थे उन्होंने वो खड़े होकर कह रहे थे कि अब हमें इस कानून की आवश्यकता नहीं है, तो हम ये कानून वापस लेते हैं। तो चूँकि वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो वापस हम ये कह सकते थे कि लोकसभा से ये राज्यसभा भेज दिया जाए और राज्यसभा डिसाइड करे कि इसको वापस लेना है, पर उन्होंने वहाँ ऐसा बोल दिया। तो उनको जाके कहा गया कि आप इसे उसी समय करेक्ट करा लिया था कि जो टेबल पे जो ऑफिशियल्स बैठते हैं वो उन मंत्री जी के पास गए और जाके बोला कि आप इस लाइन को दोबारा ऐसे बोल दीजिए कि ये राज्यसभा से वापस लिया जाएगा। सो आई मीन टू से कि वहाँ पे जो मेटिकुलसनेस है और जो माइन्यूट डिटेलिंग है वो काफ़ी प्रायोरिटी पे की जाती है। अगर हम लोग जैसे ऑफिशियल्स हम लोग जाते हैं, अच्छा इसको हटा दो, इसको रख लो, ऐसे कर दो, तो वो बताएंगे कि नहीं मैडम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके फुटप्रिंट बहुत जगह हैं कि मतलब उसका रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। उसको रिकॉर्डिंग को भी हर घंटे में हम लोग रिलीज़ करते रहते हैं, प्रोविजनल रिलीज़ कर देते हैं, तो वो पब्लिक डोमेन में पहुंच गई। अब उसके अंदर आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ नो, आई यूज़ टू कॉल दैट एरिया एज नो एरर जोन, यानी गलती होती है बट वो गलती को आप छुपा नहीं सकते, वो दिखेगी सबको। तो वहाँ पे बहुत संभल के काम करना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। एक किताब है कॉल एंड शक्दर। ये कॉल एंड शक्दर वहाँ पे 9 साल 20 साल तक सेक्रेटरी रहे और इन्होंने एक बुक लिखी है। ये बुक एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है। कभी भी कुछ होता है और अगर उसमें आपको कोई निर्णय लेना है और यदि वो इस बुक में रिकॉर्डेड है तो हम लोग उस बुक को कोट करते हुए संबंधित एमपी को, एमएलए को दिखा करके ये बता सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। जैसे कि उदाहरण के लिए एक बार संसद में एक राज्यपाल के लिए कुछ बातें कही जा रही थी, तो उसमें लिखा है, इस किताब में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, रूल्स रेगुलेशन में तो ये लिखा है कि आप किसी के खिलाफ़ बोलेंगे तो अगर वो हाउस में प्रेजेंट नहीं है तो आप उसके खिलाफ़ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, इसलिए मनाही है। और यदि हायर लेवल पे जो लोग बैठे हैं अगर आप उनके खिलाफ़ बोलेंगे तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस का जवाब, चूँकि गवर्नर वहाँ नहीं आ सकते पार्लियामेंट में या विधानसभा में, तो उसका जवाब होम मिनिस्टर देते हैं। तो उसमें गैप रखते हैं, नोटिस आएगा, नोटिस पे वहाँ से जवाब मंगाया जाएगा, फिर वो उस पर जवाब देंगे तो लोकसभा में देंगे। तो जो बोल रहे थे उन्होंने कहा कहाँ लिखा है, क्या है, तो उनको दिखाया गया कि देखिए ये प्रेसिडेंट है और ये नोटेड है और इसके हिसाब से ही हो सकता है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बुक है। जब भी नए एमपीज़ चुने जाते हैं और आते हैं तो उनको हम लोग ये किताब देते हैं कि उसको पढ़ लें और उसके हिसाब से नोटिस दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यानाकर्षण दे सकते हैं, किसका क्या टाइम फिक्स है, उस टाइम के बाद उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, तो वो एक उनको आइडिया देने के लिए सभी डिवीज़न की और सभी वर्क प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बुक है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं इफ़ एनीबडी इंटरेस्टेड। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है एंड एक ये साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स हैं। ये इसलिए ज़रूरी होते हैं कि एक तो आरपी एक्ट तो आपको पता ही है कि उसके अंतर्गत चुनाव होते हैं, और ये साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई विधानसभा से भी खड़ा हुआ और लोकसभा का ऑलरेडी मेंबर है, तो कौन सी सीट को वो रख सकते हैं और कितने दिन में उन्हें अपना छोड़ना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, you know, these rules are just a one pager but it gives a good idea. फिर पार्लियामेंट में लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसमें
1854 से जितना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर के अभी तक का सब जो चर्चा हुई हैं वो सारा का सारा इसके अंदर डिजिटाइज किया है। इसके अलावा जो पहली लोकसभा है, पहली लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक डिजिटाइजेशन है कि किस लोकसभा में किस दिन क्या हुआ, ये सब है। और इसका सर्च इंजन भी बहुत अच्छा है। अगर आप उसमें एक वर्ड डालेंगे तो उस वर्ड से रिलेटेड जितने फाइल्स हैं वो सब आपके सामने आ। जैसे आप विमेन वर्ड डाल दीजिए तो वो विमेन वर्ड कहाँ कहाँ आया है उसमें आ जाएगा। इसमें एक ही कमी है जो कि मैं जब थी उस समय, जब तक मुझे पता चला तब तक थोड़ा सा समय भी हो गया था, फिर कोविड भी आ गया था तो लोग बाग कम आ रहे थे ऑफिस में, तो उसको करा नहीं पाए। वो ये है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में और विधानसभा में, जो प्रश्नकाल होता है, तो जो प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं तो वो उसका पूरा का पूरा जो एक किताब बनती है स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ट क्वेश्चन की, वो डिस्ट्रीब्यूट तो होती है, सारे एमपीज़ के घर जाती है शाम को, पर उसका डिजिटाइजेशन नहीं किया है। तो क्वेश्चन का तो है कि कौन से प्रश्न कब पूछे गए, पर उस प्रश्न का जवाब क्या आया, और वो शायद इसलिए सोचा गया होगा कि वो विभाग अपने पास रखते हैं, हर विभाग अपने यहाँ इसका रिकॉर्ड रखता है कि कौन से विधानसभा लोकसभा में प्रश्न पूछे गए और क्या जवाब दिए गए उसके। फिर वहाँ पार्लियामेंट म्यूज़ियम है, वहाँ पे मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी कोई चीज़ें हैं वो हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ रखा हुआ है। कभी आप जाएं दिल्ली और आप पार्लियामेंट में ज़रूर जाके देखें इसको, तो मतलब यू गेट गूज बम्प, मतलब ऐसा इतना अच्छा लगता है उसको देख के कि हमारे जो लोगों ने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन उसको आप खुद देख सकते हैं। और इसके अलावा म्यूज़ियम में और भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि पहले जब इंडिपेंडेंस के बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में शुरू हुआ था, तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयर है वो भी वहाँ पे म्यूज़ियम में रखी हुई है। जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, ऐसे वहाँ पे भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पार्लियामेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, और उसका नाम पहले बीपीएसटी था, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग, जो अब चेंज होके प्राइड हो गया है, दैट इज़ पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो वहाँ पर भी ये सारे जो देश विदेश के लोग आते हैं, अपने विधानसभा के लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, और दूसरे देशों के लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे, और उनको बताया जाता है कि हमारे यहाँ किस तरह से चलता है। आपके लिए जो मेन काम होता है जब विधानसभा शुरू होती है या साल भर जो आपसे काम होता है, एक तो क्वेश्चन आवर, जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें एक निश्चित समय में जवाब देना होता है। उसमें पार्लियामेंट में और विधानसभा में ये फ़र्क मैंने देखा है कि पार्लियामेंट में हम लोग के पास जो रिकॉर्ड उपलब्ध होता है उसके बेसिस पे हम जवाब दे देते हैं, जबकि विधानसभा में जैसे ही प्रश्न आता है हम अपने नीचे ऑफिसेस, जितने भी कंसर्न ऑफिसेस हैं उनको भेजते हैं, फिर उनके यहाँ से जवाब नहीं आ रहा है, फिर उनको फ़ोन कर रहे हैं, फिर जवाब आता है, फिर उसको करते, कई बार ये लिख के दे देते हैं कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। पार्लियामेंट में इट्स अ रेयर थिंग कि अगर आप लिख के दें कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, और बहुत सारे जो वहाँ पे वेबसाइट पे जानकारी उपलब्ध है। कई बार विभाग ये भी लिखे बहुत लंबी जानकारी है, अगर कोई कहता है कि 10 सालों में कितनों को मनरेगा में पैसा दिया गया, ये वो उसमें डिपार्टमेंट वाले लिंक डाल देते हैं कि लिंक का एड्रेस दे देते हैं कि अगर आपको देखना है आप इस लिंक पे जाके देख लीजिए, जो कि यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे शायद आप लोगों को सप्लाई करना पड़ता है विधानसभा में। जब हम थे यहाँ स्टेट में काम करते थे तो हम लोग भी इतने मोटे मोटे जानकारी इकट्ठा करके देते थे। वेस्ट ऑफ पेपर भी है, बट आई डोंट लाइक अभी चेंज हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं है।
तो क्वेश्चन आवर में जैसा आपको पता होगा कि शुरू के 20 क्वेश्चन पार्लियामेंट में स्टार्ट होते हैं और बाकी फिर अनस्टार्ट होते हैं, और वो लॉटरी सिस्टम से निकलता है और कंप्यूटर पे रैंडम चूज़ करते हैं। और उसमें कई बार शिकायत भी होती है कि इनके प्रश्न कई बार आ गए, हमारे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो उनको जब रैंडमली चूज़ करते हैं तो एक एमपी को उपस्थित कर लेते हैं हम लोग अपने साथ में कि आप आइए और देखिए कि कैसे इसमें चुन रहे हैं, और मतलब शायद वो सेटिस्फाइड हों कि जो प्रक्रिया है उसमें कोई इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है और किसी को फेवर नहीं किया जा रहा है। एडजर्नमेंट मोशन थोड़ा सीरियस टाइप का होता है कि अगर कोई स्थगन प्रस्ताव मांग रहा है, इसका मतलब वो शासन की आलोचना करना चाहता है। तो ज़्यादातर जगह पे एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ऐसा है कि मालूम है कि इस पे और कहीं बोल सकते हैं, तो जैसे 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार एडजर्नमेंट मोशन जब दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार के केस में बहुत ध्यान नहीं दे रही है और ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो फिर उसको रूल 184 में कन्वर्ट करवाया गया था और फिर उस पर चर्चा हुई थी और 3 दिन तक चर्चा चली उस पर, और उसमें फिर उसको मतलब वो गिर गया प्रस्ताव। मोशन जो है वो या तो पास हो जाता है या गिर जाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन आप लोगों को पता है, यहाँ जब विधानसभा चलेगी तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव खूब आते हैं। उसमें कुछ भी आपके क्षेत्र में, मतलब एमपी एमएलए के क्षेत्र में कुछ हो गया तो वो वहाँ से वो उसका ध्यानाकर्षण करने के लिए, शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो उसको उठा सकते हैं, और वो उसी दिन 10 बजे तक नोटिस दे सकते हैं। 11 बजे से अगर शुरू होती है तो उसमें से स्पीकर तय करते हैं कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, तो उस तरह से कॉलिंग अटेंशन मोशन चलते हैं। तो ये काफ़ी पब्लिक मैटर ऑफ पब्लिक अर्जेंट अटेंशन वाले मैटर्स होते हैं, उनको कहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है, अपोजिशन ही लाता है। जो पार्टी इन पावर है वो एक बार लाई है, जो पार्टी इन पावर का एक धड़ा वो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन में शामिल हुआ था, बट अदरवाइज नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल अपोजिशन पार्टी से आता है, और अगर वो जीत जाते हैं तो सरकार गिर जाती है। और उसके प्रोसीजर हैं कि जो देता है नोटिस वो सबसे पहले बोलता है, फिर उसके बाद पे जवाब आता है प्रधानमंत्री जी का कि उसको, उनका ये कहना है कि हमें सरकार पे विश्वास नहीं है और सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। उसके लिए ये एक टूल है और अपोजिशन के लिए ये बहुत बड़ा टूल है। इसके माध्यम से वो 3 दिन चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कमियां हैं या क्यों काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो इस प्रजातंत्र में एक टूल है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, और ये सरकार को और एग्जीक्यूटिव को सतर्क रखने के लिए भी एक अच्छा माध्यम है। स्टैंडिंग कमेटीज़, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट और विधानसभाओं में एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करने के लिए ये उनका काम होता है। तो ये स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, हर विभाग की होती है, और 17 या 18 लोकसभा में हैं और राज्यसभा में 8 हैं। तो ये स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं वो संबंधित, उनके पास 2-3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये दौरे पे भी जाती हैं और उसके बाद में जानकारी भी लेती हैं, प्रश्न भी पूछती हैं और उस पर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में सौंपती हैं। और स्टैंडिंग कमेटी बजट का भी, जैसे डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं, वो हर विभाग की डिमांड्स को एग्ज़ामिन करने के लिए ये स्टैंडिंग कमेटीज़ काम करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, जॉइंट कमेटी है बनती है किसी मुद्दे पे, अगर कोई ज़्यादा ही फ्रिक्शन वाला पॉइंट हो, तो यदि
आईटी पे जैसे जॉइंट कमेटी बनी थी, उसमें कुछ सांसद लोकसभा से ले लिए, कुछ सांसद राज्यसभा से लेकर के उन्होंने एग्ज़ामिन किया था। तो उसमें ये होता है कि जब वो एग्ज़ामिन कर लेते हैं और जब पार्लियामेंट में केस जाता है तो उसको पास कराने में इजी होता है, क्योंकि हर पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं वो उसको थ्रेडबेयर देख लेते हैं और वो एक्सपर्ट्स को भी बुला लेते हैं। एक्सपर्ट्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, वो नोटिफिकेशन पेपर में आता है और उस पर वो लोगों से सुझाव मंगाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया वैसे तो बहुत अच्छी बनी है, पर हम लोग जब ये कानून बन रहे होते हैं और स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि आप अपने सुझाव दीजिए या आप आकर के हमें बताइए, तो उस समय हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जनरल पब्लिक का मैं कह रही हूँ। तो कानून बनता है जब कानून हमको हर्ट करता है, तब ये आवाज़ उठती है कि ये कानून ठीक नहीं बना और इसमें ये संशोधन होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोगों को ये सब देखना चाहिए कि कौन से कानून बन रहे हैं और उसमें क्या प्रोविजंस हैं। बजट में आप सभी को बजट बना के अपना देना होता है और बजट में आप बिल्कुल लास्ट मिनट पे अगर अपनी डिमांड भेजेंगे तो वो बजट में शामिल नहीं हो पाती। बजट समझिए कि सितंबर अक्टूबर से बनना शुरू हो जाता है। तो यदि आपको आपके क्षेत्र में किसी स्कीम में या किसी मद में पैसे की आवश्यकता है तो आप उसकी पूरी स्कीम बना के अपने वरिष्ठ को भेज सकते हैं। वरिष्ठ उसको एग्ज़ामिन करके वित्त विभाग में भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि इसको न्यू आइटम में आप इसे शामिल कर लीजिए, या फिर किसी आइटम में ऑलरेडी पैसा है परंतु वो आपके क्षेत्र में नहीं आ रहा है तो उसमें भी आप डिमांड कर सकते हैं। पर ये सब आपको सितंबर अक्टूबर में ही करना पड़ेगा। अगर आपने उसे डिले कर दिया तो उस साल के बजट में नहीं आ पाता है, क्योंकि वो प्रोसीजर इतना लंबा होता है। मैं डायरेक्टर बजट भी रही हूँ यहाँ स्टेट में 3 साल, तो उसमें यही प्रॉब्लम होती थी कि लोग काफ़ी देर से जागते थे और कहते थे कि अब इसको शामिल कर लीजिए। तो जो हमारे आय के साधन हैं उसी के हिसाब से हम अपने खर्चे कर सकते हैं। तो उसमें लास्ट मिनट पे अगर कोई कहता है कि हमको चाहिए है तो फिर न्यू आइटम के तौर पे कुछ 100 रुपये डाल करके शुरू करते हैं, फिर कहीं और से बचत हुई तो उसको उसमें शामिल करते हैं। तो बजट के नुआंसेस हमको वॉल्यूम 3 है एक, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके अंदर पूरी डिटेलिंग होती है। आपके पहले क्या हो चुका है वो हर स्कीम में लिखा होता है कि हर साल के उसमें जो वॉल्यूम्स आते हैं आजकल डिजिटल अवेलेबल हैं, पर बात ये है कि उतने बोरिंग लगते हैं लोगों को। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो कोई पढ़ता नहीं है। पर जब आपको ज़रूरत हो तो किसी भी चीज़ को नए सिरे से करने की या नई आपके क्षेत्र की है तो थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर लें। और विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो सब जगह से ढूंढ के बता ही देगा आपको। बिल्स का मैं जब बिल्स का आएगा तो उसमें बिल्स में आपका रोल होता है। अगर आपके विभाग का बिल है तो बिल बना करके आपको लॉ डिपार्टमेंट से वेट करा के उसको देना पड़ता है, फिर सर्कुलेट होता है और जब उस पर चर्चा होती है तब उसमें पूरी जानकारी इकट्ठा करके और मंत्री की तरफ से उसमें जवाब होता है। अपोजिशन उस पर आपत्तियाँ करती है, उन सारी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए तैयारी आपको करनी पड़ती है। तो काफ़ी नॉलेज गेन करने की जगह है ये सारे काम। यदि आप उसको देखें, अगर ब्रीफ करने जाना है आपको अपने मिनिस्टर को तो काफ़ी तैयारी से जाना पड़ता है और पुराना इतिहास, प्रेजेंट स्टेटस और उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो सभी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन भी है और जो वहाँ पे उसको बहुत सीरियसनेस से लेते हैं। यदि जरा सी चीज़ में आप मतलब हम लोग सुबह 4 बजे उठ करके भी तैयारी किए हैं कि 9 बजे जा कर के हमको मिनिस्टर को ब्रीफ करना है। और फाइनेंस में थे तो फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑलवेज़ वेरी मतलब एक अच्छी जानकारी वाले होते हैं, तो
तो उनके और पहले से अगर हैं तो उनको बहुत सारी जानकारी पहले से होती है। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग तो बदलते रहते हैं, तो इकट्ठा करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन आर का मैंने आपको बताया, स्टार्ट क्वेश्चन ऑन स्टार्ट क्वेश्चन। आई थिंक कि आप लोगों को सभी को पता होगा, आई थिंक, है ना, क्वेश्चन आर का। किसी ने पर्सनली कुछ डील किया हुआ है क्वेश्चन है? नहीं, अभी नहीं किया है। सॉरी, आते हैं। हाँ, सो आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द adjournment motion, then calling attention motion। पार्लियामेंट में हमने थोड़ा चेंज किया था, बड़ी मुश्किल से चेंज कराना पड़ा था कि सुबह 10 बजे सब 10 बजे के पहले अपने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे देते हैं और उसी समय उसको टाइप करो, नोटिस बोर्ड पे लगाओ, सबको इसमें से कौन से स्वीकृत हुए स्पीकर के यहाँ भेजना पड़ता था, फिर स्पीकर के यहाँ से स्वीकृत हुए, फिर तो 11 बजे से तो शुरू है, तो वी यूज टू गेट अ वेरी स्मॉल, मतलब वेरी शॉर्ट टाइम टू वर्क ऑन दैट। तो कभी गलती नहीं होना है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हमने उसको ये किया था कि एक दिन पहले 6 बजे तक ज़्यादातर लोग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे दें, तो हमारे पास टाइम होता था उसको ठीक से स्क्रूटिनाइज करने का। तो उसमें ये बात हुई कि अगर मान लीजिए रात में ऐसी कोई घटना हो जाती है जिस पे कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देना पड़ जाए, तो आपने तो 6 बजे तक का टाइम दिया है, तो उसमें ये हम लोगों ने प्रोविज़न डाला था कि स्पीकर के को डिस्क्रिशन है कि वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे 20 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अगर उसमें उस समय ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें वो ऐड कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ वेरी सीरियस, और उसमें 50 जब तक एमपीज़ खड़े होकर के उस मोशन को सपोर्ट नहीं करते तब तक वो लिया नहीं जा सकता है। और अगर उनको मतलब काउंट फिज़िकली काउंट भी करते हैं एमपीज़ को, तो यदि मान लीजिए शोर शराबा हो रहा है तो फिर ये कहा जा सकता है कि भाई हम काउंट नहीं कर पा रहे, 50 कौन है, कोई खड़ा हो गया, कोई बैठ गया, कोई नारे लगा रहा है, उस तरह से। स्टैंडिंग कमेटीज़ का काम बहुत ज़्यादा होता है पार्लियामेंट में। कमेटीज़ समय समय पर बैठती हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाती हैं और उनसे जानकारी लेती हैं। रिसर्च पेपर्स भी हैं, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, साइंस में हैं, स्पेस है, जो भी विभाग हैं वो काफ़ी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के डिस्कशन करते हैं। ये भी बहुत नॉलेज गेन करने वाली एक्सरसाइज होती है और उसके बेसिस पे फिर रिपोर्ट तैयार होती है। और इसमें वो पार्लियामेंट में जो सीन होता है कि एक कोई इस पार्टी से है, दूसरी पार्टी से है, तो सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। इनवेरिएबली स्टैंडिंग कमेटीज़ में माहौल बहुत अच्छा होता है और कोई इस तरह से लड़ाई झगड़ा या इस तरह का कोई डिस्प्यूट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होती है, बट नॉट द काइंड दे शो इन द हाउस। बजट का आपको पता ही है कि बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, जैसे कि कर्फ्यू वर्ड नहीं लिखा है। हम लोग जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देखने, जब मैं असिस्टेंट कलेक्टर थी इंदौर में, तो वहाँ पे अनंत चतुर्दशी पे कुछ घटना हो गई। तो चतुर्दशी पे हुई थी या किसी कॉलेज में कुछ हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी थी। तो मुझे कहा गया, मैं तो प्रोबेशनर थी, तो मुझे कहा गया कि आप कर्फ्यू का ऑर्डर बना लाइए। तो कर्फ्यू का अगर आप पूरे किताब में देखेंगे तो कहीं सीआरपीसी में या आईपीसी तो है नहीं, पर हाँ उसमें कहीं 144 का पुरानी वाली जो है उसमें 144 है, उसी को ही कर्फ्यू एक्सटेंडेड कहते हैं, हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं। तो उसी तरह से बजट वर्ड नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसी को बजट माना जाता है, जिसमें कि रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का डिटेलिंग होती है। बजट ज़्यादातर पहले आफ्टरनून में
प्रेजेंट होता था, पर बिकॉज ऑफ द मीडिया कि मीडिया में अगले दिन तक आ जाए, क्योंकि जब 3 बजे शुरू करते थे तो 5 बजे तक या 6 बजे तक तो बजट प्रेजेंट होता है और तब तक हेडलाइंस चली जाएंगी और ये है, तो वो सब कंसिडरेशन को देखते हुए अब 11 बजे बजट काफ़ी सालों से प्रेजेंट होता है और फरवरी के लास्ट डे 29 फरवरी या उस तरह से प्रेजेंट होता है। और बजट जैसे ही प्रेजेंट होता है उसके बाद फाइनेंस बिल प्रेजेंट होता है। फाइनेंस बिल में जो टैक्सेस होते हैं उसका प्रपोज़ल होता है, जो कि बजट भाषण में पार्ट 2 में दिए जाते हैं। तो उसको आप ओपन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें लेजिटिमेसी के लिए ज़रूरी है कि आप उसे कानून का पार्ट बना लें। तो वो जैसे ही बजट पेश होता है उसके बाद फाइनेंस बिल पेश होता है और फाइनेंस बिल इज़ पुट टू वोट, एंड वो जब पास हो जाता है तो वो अगले दिन से या जो भी डेट उसमें लिखी होती है उस डेट से लागू हो जाता है और उसमें उसको रोका नहीं जा सकता फाइनेंस बिल को। और जनरली फाइनेंस बिल साल में जब बजट होता है तब कर सकते हैं, पर अगर ज़रूरत पड़े तो साल में और भी फाइनेंस बिल ला सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। सॉरी, इसके बाद वाली स्लाइड थी। सो इट कैन नॉट बी अपोज्ड एंड इट इज वोट विद पुट टू वोट। डिमांड फॉर ग्रांट्स का मैंने आपको बताया कि डिमांड फॉर ग्रांट्स आप हर विभाग का एक संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई श्रम विभाग में जाने वाला है तो श्रम विभाग की एक डिमांड होगी, डिमांड संख्या होती है, डिमांड नंबर होता है, और उसी में आपके विभाग के सारे खर्चों का विवरण होता है। तो ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है यही स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस होती है। और जैसे ही बजट प्रेजेंट होता है हमारे एमपी एमएलएस कट मोशन देते हैं, कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि जो मद में आप खर्च करना चाह रहे हैं वो उनको मंजूर नहीं है, और क्यों मंजूर नहीं है वो बताते हैं। तो ये जो कटौती प्रस्ताव हैं ये बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, ये सब प्रिंट करके सर्कुलेट होते हैं और बजट में जब चर्चा होती है तो ये सारे कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं। और यदि ग्लोटिन हो रहा होता है तो फिर ये सारे कटौती प्रस्ताव गिर जाते हैं। कटौती प्रस्ताव 3 तरह के बताए गए हैं कि डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट एंड इकोनॉमी कट एंड टोकन कट। तो अगर किसी पॉलिसी को नहीं मानना चाहते हैं वो, तो वो 1 रुपये कट का प्रस्ताव करते हैं। और इकोनॉमी कट में जैसे मान लीजिए कि आपने किसी स्कीम में 10 लाख मांगे हैं तो वो कहेंगे नहीं 10 लाख की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 8 लाख की ज़रूरत है, तो स्पेसिफिक अमाउंट बताते हैं। और टोकन कट में 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव करते हैं। दिस इज़ व्हाट द डिटेल्स इज। बिल्स का जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिनिस्टर बिल कानून बनाने के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं तो पहले बिल के शेप में आता है वो कानून जो बनता है, आगे जाके एक्ट जो बनता है जिसको कानून कहते हैं, और उसके पहले वो एक बिल के रूप में संसद में आता है या फिर विधानसभा में आता है और इसको फिर सर्कुलेट किया जाता है। और इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि उसमें पहला स्टेज में वो उसको प्रस्तुत करते हैं। जब प्रस्तुत करते समय भी कोई लोग अपोज कर सकते हैं बिल को, और उस समय भी चर्चा हो करके वो बिल में वोट करके उस पर फिर वो बिल प्रस्तुत होता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में ये स्टैंडिंग कमेटीज़ को जाता है, वहाँ पे उस पर हर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करके उस पर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। और थर्ड स्टेज में वो पार्लियामेंट में जब आता है रिपोर्ट के साथ में, तो वहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज उसका चर्चा करके और उस पर निर्णय होता है कि ये क्लॉज रहेगा कि नहीं। तो हर क्लॉज पे वोटिंग होती है। वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि सब फिज़िकली वोट कर रहे हों हर एक पर अगर कोई एमपी या एमएलए चाहते हैं तो वो खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं उस पर वोट चाहता हूँ। अदरवाइज़ वॉइस वोट से हो जाता है। जब वो कहते हैं हाँ तो हाँ, मतलब वॉइस वोट जब बहुत तेज़ आवाज़ हुई तो उन्होंने कहा कि ये
क्लॉज जो है इस पे जीत हो गई। तो इसकी हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, मतलब हाँ की जीत हुई कर देते हैं या ना की जीत हुई। ज़्यादातर बिल जो है वो अगर मनी बिल हैं तो लोकसभा में पेश होते हैं, अदरवाइज़ राज्यसभा में भी पेश हो सकते हैं। उसका कारण ये होता है कि राज्यसभा में वो ऐसे बिल देते हैं जो कि लंबे समय तक मतलब जो सेशन ख़त्म होने के बाद लैप्स ना हो जाए। क्योंकि लोकसभा में जितने बिल प्रस्तुत होते हैं अगर वो पास नहीं होते और 5 साल की अवधि पूर्ण हो जाती है तो जितने बिल लगे होते हैं, अंडर कंसिडरेशन होते हैं, वो सब के सब लैप्स हो जाते हैं। फिर जो दूसरी सरकार आएगी, या चाहे भले ही वो सेम सरकार आए, पर वो उनको फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में जो बिल पेश होते हैं वो चलते रहते हैं जब तक वो पास नहीं हो जाए। पर मनी बिल राज्यसभा में नहीं हो सकता, मनी बिल लोकसभा में ही हो सकता है। तो मनी बिल मेनली होता है कि कंसोलिडेटेड फंड, मतलब मोटा मोटा जो मैं बता रही हूँ, वैसे तो उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, उनको समझना थोड़ा इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। मतलब हमको भी पूरी तरह से कहना चाहिए कि जब उसको एग्ज़ामिन करने बैठते हैं कि ये मनी बिल है कि नहीं, तो उसमें कई मत हो सकते हैं। जैसे आधार बिल को मनी बिल की तरह डाला था, तो इस पर काफ़ी सुप्रीम कोर्ट तक केस किया था। तो उसमें स्पीकर को फाइनल अथॉरिटी है। अगर स्पीकर ने किसी को मनी बिल कहा तो वो मनी बिल माना जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जाता है बिल, जब एक्ट बनता है तो उसके पहले वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको अगर मनी बिल होता है तो वापस नहीं कर सकते। अगर दूसरा कोई बिल है, अगर सहमत नहीं है तो एक बार वापस कर सकते हैं। अगर दोबारा भी उनके पास भेजा जाए तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गिव असेंट टू इट। इसमें और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं उन्हें असेंट देनी ही पड़ती है, उसको नहीं रोक सकते हैं। और अगर कोई बिल उनके पास ऐसा कॉल एंड शक्दर में लिखा है, कहीं और नहीं लिखा है, कि 75th डे फ्रॉम द डे इट वाज पास्ड, उससे जो 75वां दिन है वो इससे ज़्यादा जो उसमें उनको एसेंट देनी पड़ेगी या वापस करना पड़ेगा। तो उसमें भी टाइम लिमिट दी हुई है। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शायद आप लोगों को पता भी हों तो आप सुनिए, तो इट्स हम लोगों को भी जब पता चलता है तो हमको लगता है कि हाँ ये मालूम होना चाहिए कि जब हाउस जैसे चुनाव से लोग जीत करके पहुँचे तो लोकसभा में ये नियम है कि केवल ऑथराइज पर्सन ही हाउस में बैठ सकते हैं। अनऑथराइज पर्सन अगर चला जाएगा तो उसका प्रिविलेज नोटिस हो जाता है। एक बार यहाँ हुआ है स्टेट में, और भी हुआ हो तो मुझे पता नहीं है। जो मेरे सामने हुआ है वो ये हुआ था कि बजट में डायरेक्टर बजट थी और उस समय पंचायत एक्ट, पंचायती राज शुरू हुआ था, तो उसके लिए अलग डिमांड संख्या बनी थी और जो सड़कों की रिपेयर का जो खर्चा होता है वो पंचायतों को दिया गया था। तो जो मेन बजट है पीडब्ल्यूडी का, उसमें उसका इंक्लूजन नहीं था, उस एक बड़ी राशि का था। तो उस पे से लोगों को मालूम नहीं था, डिमांड नंबर उन्होंने देखा नहीं, पहली बार उस समय चेंज हुआ था, तो काफ़ी हल्ला हो गया उसमें। और हमारे जो उस समय प्रमुख सचिव थे वो अचानक हड़बड़ाहट में वो वेल में चले गए, तो उनके खिलाफ जो है उन्होंने प्रिविलेज नोटिस निकाला। फिर खैर उन्होंने अपोलोजाइज़ किया और फिर वो ख़त्म हो गया प्रिविलेज नोटिस। तो वेल में हम लोग केवल जिनको ऑथराइजेशन है वही जा सकते हैं और बिना ओथ लिए कोई हाउस में नहीं बैठ सकता है। अगर बैठता है तो 500 रुपये का पर डे का फ़ाइन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो उसको चेंज करना भी लोगों का कहना था इसको 500 से बढ़ा के करना। हमने कहा वैसे तो कोई बैठा नहीं है। एक बार एक सज्जन
अपनी पत्नी के साथ आए तो उन्हें पता नहीं था कि वो नहीं बैठ सकते हैं। वो एमपी साहब थे तो वो अंदर चले गए और उनके साथ उनकी पत्नी भी बैठ गई, तो उस पर से 500 रुपये फ़ाइन का प्रोविज़न अट्रैक्ट हो गया था। वोट टेकिंग में आर्टिकल 99 में है और 3rd शेड्यूल में उसका एक नमूना स्पेसिमेन है, और जिसको जो भी शपथ लेने जाता है उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन की ही शपथ ले रहा व्यक्ति है ना, तो उसको उसी शेड्यूल के हिसाब से बोलना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने गुरुदेव का नाम लेने लगते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलने लगते हैं, तो वो सब हम लोग प्रोसीडिंग से निकाल देते हैं। जब उस रिकॉर्डिंग होती है तो वो प्रोसीडिंग से डिलीट कर देते हैं, पर इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो कायदे से वो ओथ जो है वो लीगल भी नहीं मानी जा सकती है, मतलब इट्स हैज़ अ सीरियस रिपरकशन। तो जब आपने देखेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं और जो मंत्रीगण होते हैं वो बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से बोलते हैं, वो कोई इधर से उधर एक शब्द नहीं करते। पर बाकी एमपीस कई बार अपने भावना में या सेंटिमेंट्स के हिसाब से कुछ बोलते हैं, उनको मना भी करते हैं, बट अगर जब वो नहीं मानते हैं तो फिर उसको डिलीट कर देते हैं ताकि वो रिकॉर्डिंग में वो एज़ पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ही दिखे। पर चूँकि रिकॉर्डेड आप लोग सब देख रहे होते हैं तो वो तो पब्लिक डोमेन में चला ही जाता है। तो बट एनीवे दैट इज़ कॉज ऑफ कंसर्न कि उसमें बढ़ना नहीं चाहिए इस टेंडेंसी को। एमपीज़ अटेंडेंस मैंने आपको बताया कि वो अटेंडेंस में उनका लिखा हुआ है कि सैलरी एक्ट में कि वो आएंगे, एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में वो जब साइन करते हैं तभी उनको 2000 रुपये जो पर डे का एक ऑनरेरियम मिलता है वो मिलेगा। यहाँ तक कि अगर वो रजिस्टर में साइन करना भूल जाते हैं और हमको दिख भी रहा है प्रोसीडिंग में, कैमरे से दिख भी रहा है कि वो बैठे हैं, पर उसके बाद भी उनको 2000 रुपये नहीं मिलते। उसका कारण ये है कि सैलरी एक्ट में ये लिखा है कि जब तक वो रजिस्टर में साइन नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं मिलेगा, और बैक डेट में कर नहीं सकते। एक बार आप निकल गए वहाँ से, शाम को पार्लियामेंट का वो डे ख़त्म हो गया तो वो सारा के सारा अटेंडेंस चला जाता है दूसरे सेक्शन को जो उनको पैसा रिलीज़ करता है, तो उस पर चेंज नहीं होता। तो उसमें काफ़ी दिक्कत थी। फिर जब कोविड आया तो कोई भी रजिस्टर में साइन करने को तैयार नहीं था, पेन छूने को तैयार नहीं है, सभी लोग थे परेशान थे। तो हम लोगों ने एक ऐप बनाया और उस ऐप में मतलब उनका जो फेस है, फेस रिकग्निशन करके और वो अपनी अटेंडेंस लगा सकते थे। तो हमारे यहाँ के सब लोगों ने कहा कि साहब ये तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि जब तक साइन नहीं करेंगे। तो फिर हमने उस ऐप का नाम रख दिया रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर ऐप, क्योंकि उस समय कुछ हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। मतलब कोविड की ऐसी प्रॉब्लम थी कि या तो आप संसद चला लें या फिर आप इसी पे अटक जाएं। तो ये सोचा गया, फिर सबने सहमति दी, राज्यसभा में भी बात हुई, हमारे यहाँ भी बात हुई, और तब जा कर के ये अटेंडेंस का हुआ। वेकेशन ऑफ सीट्स का मैं आपको अगर आप आर्टिकल 101 है कॉन्स्टिट्यूशन का और रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर कोई राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जीत जाता है। मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा में खड़ा हुआ और राज्यसभा भी जीत गया, तो जो राज्यसभा है वो रिटेन कर सकेंगे और लोकसभा की सदस्यता उनकी जाती रहेगी। कई चीज़ों में ऐसा है कि जो वो चुने उसके हिसाब से है। अगर कोई विधानसभा का सदस्य है और फिर वो लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो उसमें 14 दिन का नोटिस, 14 दिन का पीरियड होता है कि उनको यहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा और वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा तब जा कर के उनकी वो सीट बचती है। अगर मान लीजिए 14 दिन नहीं होता है तो वो लोकसभा की सीट उनकी ख़त्म हो जाती है।
कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मुख्यमंत्री हैं जो कि स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, और जब एमपी बन गए वो, तो वहाँ पर भी उपस्थिति नहीं, एमपी हैं और यहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो भी वो 6 महीने तक उनको ये प्रोविज़न है कि वो 6 महीने तक कंटिन्यू रह सकते हैं, एमपी भी रह सकते हैं और सीएम भी रह सकते हैं। कारण ये है कि विदिन 6 मंथ्स उनको स्टेट में अपनी सीट जीतनी होती है, तो अगर मान लो नहीं जीते तो फिर वो वापस एमपी लोकसभा के ही रह जाते हैं। तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशन है, ये जनरल नॉलेज के लिए जो यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए एक ज़रूरी होता है, और बाकी वैसे पता हो। नेम ऑफ द हाउस, इसमें जैसे हाउस ऑफ पीपल कहते थे, तो इसको लोकसभा का नाम दिया था तत्कालीन जो स्पीकर थे मिस्टर मावलंकर जी, उन्होंने इसको लोकसभा नाम दिया था, और ऐसे ही अगस्त में राज्यसभा नाम दिया गया था उनको। ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी। ये जो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी है, ये तय करती है हर मंडे को या फिर सैटरडे को बैठ करके। इसमें 15 सदस्य होते हैं और ज़्यादातर पार्टीज़ के प्रतिनिधि होते हैं उसमें। स्पीकर साहब इसको प्रिसाइड करते हैं और ये तय करते हैं कि अगले हफ्ते जो पार्लियामेंट चलनी है या विधानसभा चलनी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ों को प्राथमिकता देनी है, किन पे चर्चा होनी है। तो ये अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में ले कर के होता है, पर जब वो हाउस में जाते हैं उस दिन कुछ ऐसी बात हो गई जिसमें कि हंगामा हो गया या हल्ला गुल्ला हुआ, तो उसमें जो तयशुदा कार्यक्रम है, वो जो बिज़नेस ऑफ द डे है, वो पीछे हो जाता है। और उसी पे काफ़ी आलोचना होती है कि जो पहले से तय, उसमें सब तैयारी करके आते हैं लोग, कागज़ पत्र देते हैं, सब कुछ है, और जिनसे कंसर्न होता है वो भी बैठ के उसको सुनना चाहते हैं, परंतु हंगामा होने से या नारेबाजी होने से वो संसद स्थगित हो गई। तो ये बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में दे गिव अप्रूवल टू दैट। इनफैक्ट कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी एज अ स्पेशल इनवाइटी बुला लिए जाते हैं ताकि सबका उसके अंदर कहना शामिल हो जाए। सो दिस इज़ अबाउट द पार्लियामेंट प्रोसीजर, बेसिक जो मैं आपको इतने समय में बता सकी हूँ। और अभी हमारे पास 1 घंटा है लगभग, तो आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। सारे लोग अपना बजट, हाँ हाँ हाँ, वो अपने पास ही भेजते, क्योंकि तय तो पार्लियामेंट या विधानसभा करती है ना, इट्स अ थर्ड पार्टी। सो हर विभाग अपना अपना बजट बनाता है। उनके यहाँ कोई स्कीम्स हैं तो वो अपने हिसाब से मांगते हैं, पर वो इस तरह नहीं कर सकते कि वो अपने को फेवर कर दें। इनफैक्ट आई हैव बीन इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड वो कहते हैं ना कि हम लोग तो मतलब अगर हम ज़्यादा पैसा लेंगे तो सब लोग हमको एक्यूज़ करेंगे, तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है कि आप लोगों को कहने का मौका ना दें और पहले लोगों के जो ज़रूरत की स्कीम्स हैं उसके लिए पैसा दे दें। उसकी एक कमेटी है जिसमें कि जो काफ़ी सालों से जो एमपीज़ रहे हैं और कई पार्टियों के रहते हैं, वो उनका रिकॉर्ड देख करके कि ये कभी धरने पे तो नहीं बैठे, कभी कोई बदतमीज़ी तो नहीं हुई, या इनका क्या कंटेंट्स रहे, किस तरह से इन्होंने किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, किस बिल पे बोले, अपने क्षेत्र में ये कितना काम करते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो जिनको मिलता है जो पुरस्कार मिलता है, जब पुरस्कार मिलता है तो सभी आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं और सारे लोग रहते हैं, उनके सामने उनको पुरस्कार मिलता है। और ये कमेटी की अपनी मीटिंग करके और फिर उसके अंदर तय करती है, जितने एमपीज़ होते हैं उनको कंसिडरेशन में लेकर के।
तो ये काफ़ी अच्छी मतलब प्रक्रिया होती है और ट्रांसपेरेंट भी होती है और उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जैसे कि कोई अल्पसंख्यक एमपी हैं उनको भी लिया जाए, कोई ये इस तरह शेड्यूल कास्ट हैं उनका भी नाम उनको भी लिया जाए उसमें, ताकि सभी को प्रोत्साहन मिल सके। सॉरी, नहीं, एमपीज ही होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। स्पीकर कमेटी बनाते हैं और फिर वो सभी का देख करके तय करते हैं। लोकसभा का अलग होता है, राज्यसभा का अलग होता है, एमपीज का। इसमें जब ये कोविड की वजह से थोड़ा उसमें हर साल पुरस्कार नहीं दे पाए थे, तो तीन एक साल का मिला करके और फिर करते हैं। उसमें एक पूरा प्रशस्ति पत्र सा बनता है, उसको प्रिंट करके और वहाँ पढ़ा जाता है उनके सामने, वो पास में खड़े रहते हैं और फिर पढ़ा जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर द एमपीज़। तो जब ये कोविड हुआ था तब ये बात हो रही थी कि पार्लियामेंट में डिस्टेंस के साथ बैठने के लिए जगह नहीं थी। अब तो जो नई पार्लियामेंट बनी है उसमें 800 से तक के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठ सकते हैं, पर जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी उसमें कई लोग जो मतलब उस समय थे उनके लिए कम पड़ती थी जगह। कुछ लोग ऐसा मोटा सा पिलर है उसके पीछे बैठे हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रहे कैमरे को, ऐसी हालत थी। तो उस समय ये हो रहा था कि कहाँ पे करें, क्योंकि डिस्टेंस भी रखना है आपको। तो उस समय फिर ये सोचा गया कि हम लोग ये जो उनका जॉइंट सेशन के लिए जो सेंट्रल हॉल है उसमें करें। तो सेंट्रल हॉल में जो नेट कैमरा नहीं लगे हैं जिससे कि रिकॉर्डिंग बाहर जा सके, तो उसके लिए चलो मान लिया कि वैन आके खड़ी हो जाएगी, वो सबको प्रोवाइड कर देगी। पर वहाँ का एसी वाज आल्सो सम लिमिटेशन वाज देयर कि भाई सुबह से लेकर रात तक चलेगी, तो उसका एसी इतनी देर तक, मतलब बहुत सारे इश्यूज थे। तो फिर ये दिमाग में आया कि आधे दिन लोकसभा चले, आधे दिन राज्यसभा चले, और राज्यसभा में हम लोगों ने बड़ा सा स्क्रीन लगवा दिया था। तो जो राज्यसभा में बैठे थे उनको लोकसभा वाले देख सकते थे और लोकसभा वाले राज्यसभा वालों को देख सकते थे। और वहाँ बोलते थे तो यहाँ सुनाई देता था, वहाँ तो सुनाई ही देता ही था, यहाँ भी सुनाई देता। दैट इज़ NIC हमारा जो है उन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट किया था। एंड उसकी वजह से, और जो कुछ MPs को हमने विजिटर गैलरी में बिठाया था, तो उसमें एक कंसर्न ये भी था कि स्पीकर से ऊपर कोई नहीं बैठ, मतलब स्पीकर ऐसे ना देखें, या ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो चूँकि अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी तो हम लोगों ने कहा कि सर परमिट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम विज़िटर में वैसे भी कोई नहीं आने वाला विज़िटर गैलरी में। तो फिर हम लोगों को उन्होंने परमिशन दिया, तब हमने विज़िटर गैलरी में भी MPs को बिठाया था और नीचे भी डिस्टेंस पे बिठाया, प्लस दोनों को लोकसभा राज्यसभा को एक कर दिया। जो राज्यसभा के MPs थे वो इतने खुश थे कि उनको लोकसभा में बैठने का मौका मिला, क्योंकि लोकसभा में बैठने का मौका बहुत मुश्किलों से मिलता है, जब चुनाव लड़ के जीत के आते हैं तब मिलता है, और राज्यसभा में नॉमिनेशन से मिल जाता है। तो इसलिए उनका ये कहना था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हम लोग लोकसभा में बैठ सके। सो कोविड के समय काफ़ी मुश्किल हुआ था। नहीं तो ये बात हो रही थी विज्ञान भवन में कर लो या स्टेडियम में कर लो, तो उसमें क्या है कि जो हम लोगों की एक डिग्निटी है पार्लियामेंट की वो ख़त्म हो जाती। तो इसलिए बहुत सोच समझ के फिर इस तरह का इंटरवेंशन करके और फिर व्यवस्था की गई। और पार्लियामेंट का सेशन होना भी ज़रूरी होता है, 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो उसकी वजह से पार्लियामेंट का सेशन भी कराना ज़रूरी है, ऑनलाइन भी नहीं हो सकता सेशन उनका। तो उस तरह के बहुत सारे इश्यूज थे। तो जब हम लोग काम करते हैं तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि पहले आपने डील नहीं की होती हैं और हमको करनी पड़ती है। यस,
से? हाँ हाँ हाँ, उसके रूल्स हैं। उसमें ऑफिसर्स को नहीं दिखा सकते आप। जैसे यहाँ पे जो विधानसभा बनी है उसमें सीएम के बगल में ऑफिशियल्स का वो है, इंक्लोजर है, तो यहाँ पे फिर भी कभी कभी दिख जाते हैं, पर वहाँ पे टोटली मना है कि आप बाय चांस बात अलग है, परंतु ऑफिशियल्स को नहीं दिखा सकते। आप किसी को टारगेट करके नहीं दिखा सकते। जैसे एक बार जया भादुड़ी जी ने आपत्ति करी थी कि उनको बार बार दिखा रहे थे, तो उन्होंने आपत्ति करी थी। ये सब चीज़ें उसमें लिखी हैं रूल्स में कि कैसे करना है। जी, इसमें रूल्स में तो कोई माइक बंद करने का प्रोविज़न नहीं है। रूल्स में नहीं है। रूल्स में तो माइक का कंट्रोल जो है वो एक अलग कमरे में जो टेक्निकल टीम है उसके पास होता है, ना स्पीकर के पास होता है, ना ही किसी और के पास होता है। तो जो बोल रहा है वो अगर स्पीकर के कहने पे भी बंद नहीं करते हैं तो दूसरा व्यक्ति बोल सकता है खड़े होकर के। तो जहाँ तक रूल्स की बात है, इस माइक को बंद करने की का कोई नियम नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली ही हाउस में ही आपस में कंट्रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि ये बोले ही चले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा अब आप बोलिए, आपका नंबर है, तो वो खड़े होके अगर जोर आवाज़ से बोलने लगेंगे तो उनका माइक चालू रहेगा, तो ये कह सकते हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया। उस तरह का हो सकता है। कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो बात अलग है। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि ये हमेशा अपोजिशन ये शिकायत करता है कि हमको बोलने नहीं दिया, हमें कम समय दिया। ये आप लोग और हम लोग भी देखते हैं। तो होता ये है कि यदि आपको ज़्यादा बोलना है तो आपको ज़्यादा सीटें लेके आना पड़ेगा लोकसभा में। और हमेशा जो पार्टी इन पावर है वो ये शिकायत करती है कि साहब हम तो 300 से ऊपर हैं और हमको तो टाइम ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन वाले बोल रहे हैं। अब कई लोग, यदि मान लीजिए किसी पार्टी में 3 ही सांसद हैं तो प्रोपोर्शनेटली टाइम दिया जाता है। जैसे क्या होता है, ये जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी है ये तय करती है कि किसी कानून पे 4 घंटे चर्चा होगी, ठीक है। अब 4 घंटे चर्चा में को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया जाएगा। तो क्या होता है कि जब ये जल्दीबाजी करना चाहेंगे तो 2 घंटे मान लीजिए कह दिया कि अरे इसमें तो कुछ नहीं है, 1 घंटे में हो जाएगी। अब 1 घंटे को आप अगर सारे एमपीज़ के बीच में बांटेंगे और यदि मान लीजिए किसी के एक ही सांसद हैं तो उसको शायद 2 सेकंड नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली जा रहा है ना। तो वो चीज़ कोई ज़्यादा समझना नहीं चाहता उस चीज़ को। उनका ये कहना होता है नहीं हमें तो पूरा समय दिया जाए। तो हमें उसमें लिख के आता है कि आपको सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। अब वो बोलना शुरू किया 3 मिनट मिलेंगे, तो अगर आपने उस समय कहेंगे माइक बंद करने की प्रथा होती तो 3 मिनट बाद बंद कर दो माइक आप उसका, या 1 मिनट बाद बंद कर दो। ऐसा नहीं होता। तो ये एक क्या कहना चाहिए, परसेप्शन बाहर जाता है जिनको ये पूरी प्रक्रिया पता नहीं है। एक और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, और वहाँ बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं तो हम बोल रहे हैं तो आप लोग कोई बीच में नहीं बोल रहे हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपने एक लाइन बोली 10 लोग बोलने लगते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, आपने तो ये किया, आपने वो किया। उसके बावजूद भी जो भाषण करते हैं तो दिमाग को उस तरह से फोकस रखना कि अपनी बात कह सकें और भूलें ना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें कुछ एमपीज़ को हम देखते हैं कि वो बहुत तैयारी से आते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, भले ही वो बहुत शांत रह के बोलें
चिल्ला के नहीं बोल रहे हैं, बट वो अपनी बात को अच्छे से रख पाते हैं। आई टेल यू, जैसे हमारे इस पार्टी इन पावर में तो खैर बहुत सारे लोग अच्छा बोलते हैं और उसमें ज़्यादा भी हैं संख्या में, पर किरण रिजिजू जी जब ये होम में थे, अभी तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में हैं, उसके पहले तब वो बहुत अच्छा तरह से बताते थे। और सुप्रिया सुले जी हैं, वो कभी ज़ोर से चिल्ला के नहीं बोलती हैं, परंतु वो हमेशा जब बोलती हैं तो मतलब कंटेंट के साथ बोलती हैं। तो इस तरह से कई लोग हैं ऐसे जो कि जिनको कि हम देखते हैं कि बड़ी मेहनत से एक एमपी हैं, उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, पर वो पढ़ती नहीं है। अगर उनको शपथ भी लेनी है तो वो घर से जैसे अपन तैयारी करके आए हैं तो वो खड़े होके बस बोलेंगी, कुछ नहीं देखेंगी, कागज़ वागज़ नहीं देखेंगी और उसको सही सही बोलेंगी। तो मतलब उनके कैलिबर समझ में आता है कि कैसे ये लोग तैयारी करते हैं। और ये जो अभी राज्यसभा के नॉमिनेशन की बात हो रही थी, तो उसमें ये जो राज्यसभा में एमपीज़, आप लोग इंटरेस्टेड हैं सुनने में? क्योंकि वो इसका पॉइंट नहीं है, बट फिर भी प्रोसीजर में आ सकता है। उसमें ये है कि जो राज्यसभा में एमपी इलेक्ट होते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अपने मध्य प्रदेश में 2 कैंडिडेट हो गए, एक बीजेपी के थे और एक कांग्रेस की ने नॉमिनेशन भरा था। तो जब यदि मान लीजिए वोटिंग होती तो उसमें जो एमएलएज हैं, मतलब जिस स्टेट की सीट्स होती हैं, राज्यसभा की सीटें स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से डिवाइड दी गई है। तो एमपी में जैसे 11 सीट हैं, तो उसमें 8 बीजेपी के पास हैं, 3 कांग्रेस के पास हैं। तो एक सीट जो खाली है उसमें बीजेपी के भी खड़े हो सकते हैं और ये कांग्रेस के हैं। तो उसमें जो एमएलएज लोग वोट देंगे तो वो उसमें ऐसे नहीं देंगे कि हम एक ही व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, वो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस डालते हैं बैलेट पेपर पे। और बैलेट पेपर भी एक ओपन बैलेट होता है जिसमें उन्हें अपने पार्टी प्रतिनिधि को दिखाना पड़ता है कि हमने किसको वोट दे रहे हैं, किसको हम 1 कह रहे हैं, किसको 2 कह रहे हैं। और उसका एक जीतने के लिए एक मिनिमम कोटा तय होता है। मिनिमम कोटा जो तय होता है उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो बड़ा सिंपल है। जैसे मध्य प्रदेश में 230 एमएलए हैं और एक सीट का चुनाव है ना, तो 230 में आप एक जो सीट खाली है उसमें +1 कर देंगे तो 2 हो गए। अगर 2 सीट खाली हैं तो +1 कर देंगे तो 3 हो गए। अगर 3 सीट खाली हैं मध्य प्रदेश की, मान लीजिए चुनाव हो रहा है 3 सीट पर, तो 3 सीट खाली है उसमें +1 कर देंगे। तो जो डिजिट आई, जैसे अभी 2 आएगी क्योंकि एक ही सीट है, तो 2 से हम 230 को डिवाइड करेंगे तो 115 हो गया। अब जो नंबर आता है उसमें भी +1 कर देते हैं तो 116 हो गया। तो किसी भी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको 116 मिल जाएगी वो जीता हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कांग्रेस के एमएलए कम हैं, तो फिर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया तो वो कैसे जीतेंगे। और छोटी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा में कैसे पहुँचेंगे। इसीलिए ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रखा गया है। उसमें ये होता है कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा जैसे 1 को मिल गया, उससे ज़्यादा जो भी वोट मिलेंगे वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो कई बार ऐसे होता है कि वो दूसरा कैंडिडेट या दूसरी पार्टी, कोई तीसरी पार्टी का भी खड़ा हुआ है तो वो सारे वोट उधर चले जाएंगे। तो इसका भी डर रहता है उनको कि उस समय किसने किसको फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस, किसी में गलती कर दी तो वो वोट चला गया, एक वोट से फ़र्क था, एक वोट से ही जीत गया। सो ऑल दीज कॉम्बिनेशन बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू असेस इन एडवांस। और यदि मान लीजिए कि किसी को भी रिक्वायर्ड कोटा नहीं मिला, सपोज़ करिए 116 वोट किसी प्रेफरेंस में नहीं मिले, तो फिर जिनके वोट कम हैं उनके वोट उनको
ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो वो जीते माने जाएंगे। तो जीत और हार का फैसला तो हो ही जाएगा, बट इट इज़ थ्रू दी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वो अपने पार्टी के जो ऑथराइज पर्सन हैं उनको दिखाते हैं। ये व्यवस्था इसीलिए रखी गई है कि क्रॉस वोटिंग नहीं हो और किसी को लुभावना ना दिया जाए कोई पार्टी को, मतलब उसको थोड़ा सा रोकने के लिए किया गया है। इसीलिए ओपन, इसलिए उसको ओपन बैलेट कहते हैं। नहीं तो वो फिर मतलब हाँ, मतलब तो कर तो सकते हैं, वो तो डेमोक्रेसी है तो उसमें कर तो सकते हैं, बट फिर वो पार्टी उनको निकाल देगी ना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किसको वोट दिए, क्योंकि ओपन है। बाकी जिसमें ओपन बैलेट नहीं होगा तो उसमें उनको अंदाज़ा भी होगा तो भी वो उसको निकाल नहीं पाएंगे एज सच। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन रहती है। नहीं, उन्होंने तो वो शेड्यूल 10 में वो कर लिया ना, डिफेक्शन कर लिया ना। वो तो विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन है उस, तो उसमें लीगल इलीगल वाली बात रह नहीं गई। नहीं, वो फ्लोर लीडर हर पार्टी बनाती है। तो उसमें यह है कि जो पार्टी के हाईकमान हैं वो मान लीजिए बताना चाहते हैं कि आज इस पे वोटिंग होगी तो आपको येस करना है या फिर मना करना है, या फिर आपको आज वॉकआउट करना है इस वाले मुद्दे पर। वो सारी जो स्ट्रैटेजीज तय होती हैं वो फ्लोर लीडर के माध्यम से ही बताई जाती है। जैसे व्हेन आई वाज इन लोकसभा, तो ये बहुजन समाज पार्टी का मैं बताऊंगी कि उसमें फ्लोर लीडर वो हमेशा बदल देते थे। फ्लोर लीडर को ही पता नहीं होता था कि मुझे बदल दिया गया है, तो हर महीने या हर कुछ समय बाद उसको चेंज कर देते थे। तो वो उनके ऊपर रहता है कि किसको बनाएंगे, किसको लीडर ऑफ पार्टी वहाँ रखेंगे फ्लोर में। तो जैसे अभी हो रहा है इनका टीएमसी का चल रहा है, तो वो ऐसे पहले टीडीपी और वाईआरसीपी का हो चुका है, वो अपनी अलग जगह मांगते हैं, उनको अलग ब्लॉक में रखते हैं। जब ये नया पार्लियामेंट बन रहा था तो जो आर्किटेक्ट थे वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग ऐसे क्यों नहीं बना सकते कि एक लाइन में बना दे इस तरह से। तो मैंने उनको बताया कि साहब ऐसे नहीं होता, यहाँ पे इस तरह से होता है कि हर पार्टी को एक पूरा ब्लॉक देना पड़ता है और उसमें सीट नंबर्स होते जो प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री हैं या उस तरह से हैं। जैसे राइट में स्पीकर के राइट में प्रधानमंत्री जी की सीट है, वहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा था। सारे एमपीज़ आर ट्रीटेड एट पार, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, यानी किसी का नाम वहाँ लिखा नहीं होता है। पर इस साइड प्रधानमंत्री बैठते हैं और उनके साथ पूरी कैबिनेट बैठती है, और फिर पार्टी के जितने बाकी मेंबर्स होते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स तय करती है कि कौन किस सीट पे बैठेगा, बाकी मेंबर्स। और जो दूसरी पार्टी में जैसे कांग्रेस के हैं या फिर टीडीपी हैं या फिर टीएमसी हैं या आप हैं, तो उनका 5 से ज़्यादा जिनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको स्पीकर निर्धारित जगह देते हैं, और उसमें विद इन दी पार्टी वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन राइट, मतलब कौन इधर बैठेगा या बीच में बैठेगा, वो उनके ऊपर रहता है। तो वहाँ पे भी जैसे हम लोग सीट एलोकेट करते हैं, एयर ट्रैवल में होता है, आइल सीट की बड़ी डिमांड रहती है कि हमको आइल सीट मिल जाए तो हम उठना चाहें तो जल्दी उठ के चले जाएं। कोई लंबे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमको किनारे भी मिल जाए। एक इंडिपेंडेंट जो होते हैं, इंडिपेंडेंट को स्पीकर कहीं भी एक ही है मेंबर इंडिपेंडेंट मान लीजिए, तो उनको फिर स्पीकर खुद सीट अलॉट कर सकते हैं कि कहाँ पे उन्हें बैठना है। तो
उस पर भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि पुरानी पार्लियामेंट में चूँकि वो पिलर का एक इशू होता था, पीछे थोड़ा एक्सटेंड किया गया था, तो एक पीछे पूरी लाइन में पिलर्स की वजह से पीपल हैड रिजर्वेशन टू सिट देयर। ऐसे कोई हैंडीकैप हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मैडम प्रज्ञा ठाकुर जब एमपी थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि मतलब मुझे वहाँ तक जाने के लिए मेरी व्हील चेयर चली जाए। वहाँ पे पुरानी पार्लियामेंट में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ऑल्दो जाने का तो रास्ता ऐसा था, परंतु व्हील चेयर के लायक नहीं था। तो उस समय काफ़ी विचार विमर्श हुआ था कि मतलब उसमें तोड़ भी नहीं सकते, हेरिटेज बिल्डिंग है, तो उसमें आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते थे। तो फिर फाइनली ये तय हुआ था कि वो पीछे बैठेंगी। ज़्यादातर जैसे मिस्टर पासवान थे, रामविलास पासवान जी, लेट नाउ इज नो मोर, तो एक बार उनके पैर में फ्रैक्चर वगैरह कुछ हुआ था। तो जो भी ऐसे लोग होते हैं वो जैसे ही जहाँ तक आ सकती है गेट से अंदर घुस के, बस वो वहाँ पर अटेंडेंट के साथ आकर के वहाँ बैठ सकते हैं। अटेंडेंट इज़ ऑल्सो गिवन परमिशन। 17th लोकसभा में ये भी हुआ था कि कुछ एमपीज़ बहुत शोर शराबा करते थे, तो एक एमपी तो वो बड़ी सी वो ले आते थे, तुरही जानते हैं आप, ऐसे ऐसे करके होती है वो, और उसको बजाते हैं तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ होती है उसमें। एक कोई ट्रांजिस्टर लेके आ जाते थे, तो कुल मिला कर के उनका वो जब्त करना, उनको वो सब चीज़ें जो हैं वो बड़े तरीके से करनी पड़ती थी। पार्लियामेंट का दूसरा जो एक रोल है जो बाहर लोगों को पता नहीं है, वो पार्लियामेंट डिप्लोमेसी का भी है, जिसमें कि हम लोग इंटरनेशनल फोरम में जाते हैं और वहाँ के पार्लियामेंट के साथ मीटिंग करते हैं। ये बायलैटरल चलता है, और उसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि पार्लियामेंट को लोग न्यूट्रल मान के बात कर लेते हैं। तो कई सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि मिनिस्ट्रीज़ में अगर बहुत प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो वो फिर इनके हम लोग के माध्यम से वो पहुंचा देते हैं बातें, और पार्लियामेंट की तरफ से हम लोग पूछ सकते हैं उनसे। तो जितने दिन पार्लियामेंट चलती है, उसके बाद जो रिसेस होती है या फिर बीच में ब्रेक होता है, ये जो मॉनसून सेशन और विंटर सेशन के बीच में, उसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ कवर किए जाते हैं, उनके भी लोग आते हैं और हमारे यहाँ के लोग भी जाते हैं। इसके अलावा एक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन है, तो ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन में जो यूके ने जिन पे शासन किया है, वो सारे देश की एक एसोसिएशन है जो कि मिलते हैं टाइमली। एक इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन है, IPU है, उसके भी मेंबर है इंडिया। तो उसमें किसी कोई सब्जेक्ट दे देते हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और सभी स्पीकर्स बोलते हैं वहाँ पे, और MPs का ग्रुप जाता है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय गए थे, जो इसमें काफ़ी हुआ कि शशि थरूर जी को कैसे कर दिया गया और वो पार्टी ने नहीं किया। तो आई वाज सरप्राइज बिकॉज हम लोग तो जब जाते थे टूर को लेकर, ग्रुप को लेके, तो ग्रुप में ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना होता है जो कि अच्छी तरह से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बोल सके। या सपोज़ करिए कि IPU में हेल्थ कमेटी का चुनाव होने जा रहा है, उसमें इंडिया का नंबर है सीट का, तो हमें किसी को बनाना है उसमें, तो उसको हेल्थ सेक्टर की नॉलेज है, तो वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ बोल सकेगा। तो हम लोग उस तरह से चुनते हैं लोगों को, मतलब स्पीकर जो चुनते हैं। तो उसमें ऐसी कोई आपत्ति वाली बात नहीं थी, पर उस समय काफ़ी इसको तूल दिया गया था। और बताइए, हाँ, कोई गर्ल्स साइड में नहीं आ रहा क्वेश्चन? कौन सा?
नेशनल, अच्छा हाँ, नहीं वो तो शुरू हो गया ना, जब मैं थी तब उस समय शुरू हो रहा था। हाँ, एक्चुअली विधानसभा मतलब स्वतंत्र हैं एक तरह से, अपने अपने क्षेत्र में वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर मान लीजिए कि कोई विधानसभा उससे एग्री नहीं कर रही है, तो फिर वो अपना पासवर्ड उनके साथ शेयर नहीं करेगी, तो वो प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएंगे। पर आई थिंक काफ़ी सारे जो विधानसभाएं हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें यानी मध्य प्रदेश की जो विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म है वो उनके स्क्रीन पे, डैशबोर्ड पे आ जाता है, बट मतलब उनका उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी विधानसभा को उसमें आपत्ति होना मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। पर अगर फिर भी कोई बात है तो एमपी विधानसभा में आप देख सकते होंगे, एमपी विधानसभा की वेबसाइट पे सभी प्रशासनिक प्रतिवेदन इज़ अनदर वेरी गुड थिंग। अगर आप उसे पढ़ेंगे प्रशासनिक प्रतिवेदन को, तो उसमें जो आपको आपके विभाग की, आप सबका मत पढ़िए, आप जिस विभाग में काम करें, आप लोग कौन कौन से विभाग से हैं, मतलब माइनिंग है, हाँ, और फॉरेस्ट, ओके, हाँ, फाइनेंस से हैं, फाइनेंस, ऑडिट साइड से हैं, हाँ, अकाउंट्स, अच्छा, ओके ओके। तो इसमें जैसे माइनिंग में जैसे जो लोग हैं उनको तो काफ़ी इसमें मैं बताऊं, मैं माइनिंग में भी रही हूँ, माइनिंग कॉरपोरेशन में रही हूँ थोड़े समय। तो जो हमारी माइंस हैं उसमें जो काम होता है, तो चाइल्ड लेबर भी होता है वहाँ पे, विमेन एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत होता है। एक्सप्लॉइटेशन का मेरा मतलब है कि मतलब वो जो काम करती हैं वहाँ पे वो बहुत मेहनत का होता है, एंड प्लस उनका जो प्लस जब वो घर वापस जाती हैं तो घर का काम भी देखती हैं। तो आई हैड गॉन टू वेरी रिमोट माइन, सभी जगह गई थी, पर एक ये माइनिंग वन थिंग आई हैव मेड इट क्वाइट सर्टेन कि जिस विभाग में रहो, जो भी आपके ऑफिस हैं, जो भी आपकी वर्क एरिया है, उसको एक बार विज़िट ज़रूर कर लो। जैसे हम लोग जब ऑब्जर्वर होते हैं तो सारे बूथ्स देखने जाते हैं इलेक्शन के समय में कि कौन से बूथ कहाँ बने हैं, और वो तो सारे, तो एक वो है कि कमरे से निकल के आप एक्चुअल में देख लें कि कहाँ क्या हो रहा है। तो एक ये बमनी बंजर करके एक माइन थी, तो वहाँ पे जो महिलाएं काम कर रही थी वो सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे उठती थी, घर का सबका खाना बना के रखती, उसके बाद पैदल चल के माइन में आती थी। दिन भर वो धूप में वो तोड़ रही हैं मिनरल निकालने के लिए, और शाम को फिर वापस जाती थी, फिर जाके घर में खाना वाना बनाती थी। उनसे पूछा कि भाई आप लोगों को कितना न्यूट्रिशन आप लेते हैं, या मतलब ठीक है मालूम है कि वो नहीं ले पाते होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा जानकारी के लिए जब उनसे पूछा गया, तो ना तो वो दूध पीती थी, ना वो कोई ऐसा न्यूट्रिशन लेती थी जिससे कि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जब हम इन लोगों का ध्यान उनके मिडिल एज में या यंग एज में नहीं रखते हैं, तो दे बिकम इल, and that is a burden on the health facilities later on, and plus they themselves are they suffer from the ailments. तो उनसे उस समय मैं सोचती थी कि इन लोगों को अगर हम माइन एरिया में ही मिल्क प्रोवाइड कर दें, क्योंकि घर में तो वो क्या करती हैं कि पहले हस्बैंड ले ले, बच्चे ले लें, उसके बाद उनका नंबर आएगा। तो कैल्शियम की कमी, जब वो एज होगी उनकी, तो उनको कैल्शियम की कमी नहीं होगी, अदरवाइज़ ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, और कि वो भी किसी की माँ है, बहन है। तो उस समय जो डेयरी फेडरेशन में हमारी बैचमेट वहाँ पे एमडी थे, तो मैंने उनको बोला था कि कोई ऐसी स्कीम हो जिसमें हम माइनिंग से पैसा दे देंगे आपको, बट आप उनको सप्लाई करा दें मिल्क, ताकि वो उनको वहाँ पे मिल जाए। पैसा देने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पैसा तो खर्च हो जाता।
तो प्रॉब्लम थी केवल उसका लोकेशन वॉज सो रिमोट कि उनका ये कहना था कि हमारा टैंकर जब तक वहाँ, एक तो टैंकर की ज़रूरत नहीं है और उतनी दूर तक जब तक पहुँचेगा तब तक तो ख़राब हो जाएगा दूध, और तो समहाउ दैट स्कीम कुडंट फ्रक्टिफाई। बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे MLA फंड्स हैं, MP एरिया डेवलपमेंट फंड हैं, अगर आप देखेंगे सब वही बनाते हैं, सड़क बना दी, स्कूल बना दिया, कंस्ट्रक्शन। और पर मैं लोगों से पूछती हूँ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, आपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या किया? हम लोग जैसे जो भी काम करें तो क्या हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ काम करते हैं क्या? तो जैसे कि उन्होंने कहीं फॉरेस्ट लगवाया हो, कोई उन्होंने सोलर बेस्ड कुछ किया हो जिससे कि कार्बन क्रेडिट अर्न किए हों। तो द प्रॉब्लम इज़ कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, इवन वी एज ऑफिशियल्स वी डोंट सी कि हमारे जो बजट है उसमें कोई ऐसा पोर्शन है क्या जिसमें कि हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा संसार छोड़ के जाएं। जैसे फॉरेस्ट वाले सोच सकते हैं उस चीज़ को, परंतु बाकी डिपार्टमेंट्स में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम कार्बन क्रेडिट्स करें और उसको जैसे कि नगर निगम है तो वो सीवेज प्लांट बनाए या फिर वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर अगर देता है, तो ये ऑल दीज थिंग्स आर फॉर एवरी जनरेशन बेसिकली, बट कीपिंग इन माइंड दैट what we do for them. There was a painting class where the children were also there and their parents were also, वो भी उपस्थित थे, ठीक है। तो उनको कहा गया कि इस कमरे में कलर्स रखे हैं, आप जाकर के इसमें अपने हिसाब से कोई भी पेंटिंग नेचर की बनाइए। तो वो गए, उन्होंने पेड़ बनाए, उन्होंने पहाड़ बनाए, नदी बनाई, नदी में नीला रंग लगाया, पहाड़ में हरा रंग लगाया, सब कुछ किया। जब तक बच्चे पहुँचे, और बच्चों को बाद में भेजा गया, जब बच्चे पहुँचे तो सिर्फ काला रंग बचा था, एंड उन्होंने उससे ही काले रंग से ही मतलब पूरा उनका जो शीट थी उसमें सब काला ही रंग था, उसी से उन्होंने नदी बनाई, उसी से पहाड़ बनाए। तो उनका मेन पॉइंट यही था दिखाने का कि देखिए यदि आप सब यूज़ कर लेंगे तो बच्चों के लिए सिर्फ ब्लैंक और ब्लैक बचेगा। तो क्या हम लोग इस हिसाब से कुछ सोचते हैं, करते हैं? प्रोसीजर में मैं आपको एक और पार्लियामेंट प्रोसीजर में एक और चीज़ जो शायद आपके काम आए कि जो विज़िटर गैलरी है, अगर विज़िटर गैलरी में आप कोई शोर करते हैं या आवाज़ करते हैं, चिल्लाते हैं या कोई ऐसी गतिविधि करते हैं, जैसे एक बार बीच में हुआ था ना, कोई ऊपर से हाउस में कूद गया था, उतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं पर अदरवाइज भी, तो यू कैन बी अरेस्टेड इवन शोर करने पे भी। तो और फिर उनको मतलब एक दिन रख सकते हैं अंदर अगर ऐसी कोई गतिविधि है, और बिना ऑर्डर के उनको छोड़ते नहीं हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता, तो उसमें कई बार गलती हो जाती है। जब मैं वहाँ थी तब ऐसा हुआ था, उन्होंने कहा मैडम एक को हमने अरेस्ट करके रखा है, आप बताइए, तो फिर हम उसे छोड़ दिया। क्या हुआ? तो नहीं, वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था। तो अरेस्ट कर सकते हैं उनको। ये पता चला कि ये भी एक चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए कि अगर हम वहाँ जाते हैं और विजिटर गैलरी में हमारे कोई परिवार के लोग जाते हैं तो वो शांति से रहें। सो आई विल स्टॉप हियर। आप लोगों को किसी और को कुछ पूछना है तो आई एम हियर। हाँ बताइए, थोड़ा सा माइक दे देंगे, थोड़ा आवाज़। अच्छा, हो गया, टाइम हो गया। मैम, जैसे किसी राज्य में 3 लोकसभा सीट है और हर दूसरे साल एक सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो बहुमत सत्तारूढ़ दल के पास है और बहुमत होने के कारण वो हर बार वही सारी की सारी सीट ले जाएगा, जबकि विपक्ष के पास बनतेहाई रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर ऐसे में उनका राज्यसभा प्रतिनिधि कैसे जाता है?
नहीं, राज्यसभा प्रतिनिधि तो तय है ना उनके, वो पहले से ही तय हो जाते हैं। जैसे ही चुनाव होता है और सीट की स्ट्रेंथ पार्टी वाइज तय हो गई, तो जैसे मध्य प्रदेश का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मध्य प्रदेश में 11 सीट हैं और 8 बीजेपी के पास हैं और 3 कांग्रेस के पास हैं। जी मैम, केवल उस राज्य में 3 सीट ही हैं। Sorry? यदि कोई राज्य, वहाँ केवल 3 सीट है। 3 सीट हैं वहाँ, हाँ, तो उससे क्या होगा? तो मैम वहाँ पे जो विपक्ष, मतलब उस राज्य का जो विपक्ष की पार्टी होगी, उसका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में कैसे जाएगा? नहीं, देखिए वो हम लोगों को नॉट एबल टू, उसमें क्या है कि वो पहले से ही तय हो जाता है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, आर यू गेटिंग मी? जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो, और राज्यसभा, जब स्टेट का जो चुनाव हुआ, उसके हिसाब से जो स्ट्रेंथ है आपकी, उसके हिसाब से ही तय हो जाएगा। मान लीजिए कि उसको आपने 3 है सीट, उसको आपने डिवाइड किया मान लीजिए कि 2 से, तो जो भी संख्या आ रही है उसमें जो रिमाइंडर है, अगर वो 5 से कम है, 0.5 से कम है, तो वो सीट तो दूसरी पार्टी को मिल जाएगी ना। डिड यू गेट द आंसर? मैं समझ नहीं पाई हूँ। नहीं, बताइए, बता दीजिए। क्या कहना चाह रहे हो? कोई समझ पाया तो बताइए। हैं? ठीक है, अपन बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for today's session. And I hope our officer trainees have got a clear understanding that what is the role of the officers in the parliamentary affairs, and the rest of the things what ma'am has shared will be a type of a case study for all of you. So thank you so much, ma'am, once again. And now I invite our officer trainee to deliver a vote of thanks. परम आदरणीय श्रीवास्तव मैम, नमस्कार साथियों। मैं पलाश निगम 124वें आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के समस्त प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से आपका अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी व्याख्यान के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान आपके विषय में पढ़ा था और आज आपको प्रत्यक्ष रूप से सुनना व आपसे सीखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है मैम। संवैधानिक प्रक्रिया में सिविल सेवकों की भूमिका जैसे जटिल विषय पर आपका व्यवहारिक व्याख्यान हम एक बेहतर व कुशल अधिकारी बनने में हम सभी का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी विश्वास के साथ आपका बहुमूल्य समय, ज्ञान व अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।